अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इन डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। दोनों में क्या डिफरेंस है? नंबर 1 क्या है? मैन्योर आर ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ मैन्योर आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट। ठीक है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है। Fertilizers are inorganic substance, salt. ये नेचुरल होते हैं, ये मैनमेड होते हैं। ठीक है, मैन्योर आर दी ऑर्गेनिक नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट्स। और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ओके, नेक्स्ट ऑफ मैन्योर क्या है? ऑब्टेन्ड या प्रोड्यूस्ड इन फील्ड्स। खेतों में बनाते हैं ना फील्ड में, काउ डंग या एनिमल वेस्ट कोई भी हो या प्लांट वेस्ट, उसको इकट्ठा करते हैं फार्मर्स फील्ड में, वहां डिकम्पोज होता है। तो दीज आर प्रोड्यूस्ड इन फील्ड, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। क्योंकि मैन मेड है फर्टिलाइजर, तो फैक्ट्री में बनता है। प्रोड्यूस ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है जो पत्ते हुए एनिमल वेस्ट उसको सड़ने से जो मिट्टी बनती है। एक तो हमारा मैन्योर बन गया, एक ह्यूमस बनता है। तो एक खाद बन गया, एक मिट्टी बनती है, तो उसको ह्यूमस बोलते हैं। तो वो क्या है? प्रोड्यूस्ड ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर से क्या बनेगा? ह्यूमस प्रोड्यूस भी करेंगे, क्योंकि नेचुरल है, तो नेचुरल मिट्टी भी नेचुरल। तो मैन्योर आल्सो प्रोड्यूस ह्यूमस टू द सॉइल। और फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी ह्यूमस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आओ। फर्टिलाइजर क्या होता है? relatively rich in a particular nutrient या mineral, ये nutrient या salt। ठीक है, जैसे एनपीके। एनपीके क्या है? इसमें सिर्फ नाइट्रोजन पोटेशियम, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम में रिच है, बाकी और नहीं। पर ये क्या होते हैं? मैन्योर लेस रिच देन फर्टिलाइजर्स। ये दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, समझ लेना। इसको एग्जाम में तो आएगा ही। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद कर लोगे तो। और फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकता है, मैच द फॉलोइंग भी बन सकता है। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, और मैनमेड नहीं होते, नेचुरल होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं फर्टिलाइजर्स, और मैनमेड होते हैं। मैन्योर क्या होते हैं?
ऑब्टेन्ड इन फील्ड्स, और फर्टिलाइजर क्या होता है? ऑब्टेन्ड इन फैक्ट्रीज, और मैन्योर प्रोड्यूस ह्यूमस टू द सॉइल. These fertilizers does not produce any humus to the soil. और ये क्या है? मैन्योर लेस रिच देन फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स क्या होता है? रिलेटिवली रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जैसे एनपी. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इरिगेशन. इरिगेशन इरिगेशन मैंने क्या बताया था? इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स या क्रॉप्स ऑन रेगुलर टाइम इंटरवल. मतलब क्रॉप को, पौधों को पानी देना इरिगेशन कहलाता है. जो घर में गमले में उनको पानी देना वाटरिंग कहते हैं, और क्रॉप को फील्ड में पानी देना इरिगेशन कहलाता है. क्रॉप को रेगुलर इंटरवल पे पानी देते हैं, और ये डिपेंड करता है किस क्रॉप को कितने रेगुलर इंटरवल पे पानी देना, डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड नेसेसिटी. पानी क्यों देते हैं? कोई रीजन तो होगा, हर चीज का कोई रीजन होता है, तो पानी क्यों देते हैं? पानी क्या है? हर लिविंग थिंग के लिए वाटर इज नेसेसरी टू लिव. पानी क्या करता है? इसी ये सॉइल की लेयर है, अपर लेयर, ये हमारा प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, ये रूट से रूट्स क्या करती हैं? वाटर एब्जॉर्ब करती है और इसको ट्रांसपोर्ट करती है ऊपर तक. यहां से लीव्स में ट्रांसपोर्ट होता है, तो स्टेम एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह काम करता है. और वो वाटर अकेला नहीं आता. वाटर जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करता है, उनको अपने अंदर मिलाता है, डिसॉल्व करता है, और पानी के साथ, वाटर के साथ वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वो सब प्लांट्स में सप्लाई होते हैं. तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ओके, वाटर इसलिए भी जरूरी है कि इसको, पौधों को, जितनी भी क्रॉप है उसको हीट वेव से बचाता है. सर्दियों में कोल्ड वेव से बचाता है, गर्मियों में हीट वेव से बचाता है. कोल्ड वेव से कैसे बचाता है ये भी देखते हैं. हीट वेव तो आपकी समझ में आ गया होगा, कोल्ड वेव से कैसे बचाता है? मेन पॉइंट. रात को क्या करते हैं फार्मर्स? विंटर सीजन में प्लांट लगा हुआ, पानी भर दिया खेत में रात को, ठीक है. वाटर का टेम्परेचर आउटसाइड टेम्परेचर से, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि जमीन से आया. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, एटमॉस्फेयर का कम है. तो ये जो प्लांट के आसपास का एटमॉस्फेयर है, इसका सराउंडिंग एटमॉस्फेयर प्लांट के आसपास का, उसका टेम्परेचर आउटसाइड की एटमॉस्फेयर टेम्परेचर से ज्यादा रखता है, और प्लांट को ठंड नहीं लगती. ठंड मतलब ज्यादा ठंडा होगा मौसम, तो प्लांट के लिए ना ज्यादा ठंड अच्छी है ना ज्यादा गर्मी अच्छी है, ठीक है. हॉट भी अच्छा नहीं है, ज्यादा कोल्ड भी अच्छा नहीं है. तो आसपास के एटमॉस्फेयर को, प्लांट की को, ये थोड़ा वार्म रखेगा. वार्म रखेगा तो प्लांट पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, प्लांट को कोई हार्म नहीं होगा. तो इसलिए ये कोल्ड वेव से भी प्लांट्स को बचाता है पानी, और न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को तो सप्लाई करता ही है ऊपर, ठीक है. अब सोर्सेज क्या हैं इसके? किन किन तरीकों से पानी देते हैं हम क्रॉप में? फर्स्ट है ट्यूबवेल. जहां पानी ज्यादा है, जिन एरियाज में पानी ज्यादा है, वहां ट्यूबवेल से पानी लगाते हैं. ट्यूबवेल क्या होता है? नीचे ग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड वाटर को पाइप से, मोटर से बाहर लाते हैं, और उसको नालियों से फील्ड्स में, डिफरेंट फील्ड्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं. वो ट्यूबवेल है. नहरों से ही पानी देते हैं,
वाटर स्ट्रीम जो होती है, लार्ज वाटर स्ट्रीम होती है, उनसे पानी देते हैं। पर आजकल जो नया ट्रेडिशन चला हुआ है वो है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर मतलब फव्वारा, स्प्रिंकल करता है, छिड़कना। स्प्रिंकल मतलब छिड़कना। तो उसमें क्या है, उसमें पानी की भी बचत होती है, सेव वाटर, क्योंकि पानी वैसे ही कम होता जा रहा है। ग्राउंड वाटर, पीने वाला पानी दिन ब दिन घटता जा रहा है, हर तरफ चल रहा है सेव वाटर सेव वाटर। तो स्प्रिंकलर सिस्टम इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है, इस तरह का स्प्रिंकलर लगा होता है, डिफरेंट पाइप से पाइप लगा दिया पूरे फील्ड में, बीच बीच में ज्वाइंट होती है, पाइप लगे होते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे, इस पे एक स्प्रिंकलर सिस्टम लगा होता है। यहां से पानी का प्रेशर आता है ऊपर, उसकी वजह से यहां से पानी निकलता, पर पूरा नहीं निकलता, उसकी वजह से ये यूं घूमता रहता है, इस तरह से तो चारों तरफ स्प्रिंकल करता है पानी को। ये घास के मैदानों में, ग्रास लॉन्स में, स्टेडियम्स में, कॉफी प्लांट्स में, टी प्लांट्स में इसका बहुत उपयोग होता है, बहुत यूजफुल है ये। वहां इसको बहुत यूज करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम से इरिगेशन के लिए। और जिन एरियाज में पानी की बहुत कमी है, जैसे राजस्थान वगैरह, तो वहां भी इसको बहुत यूज करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम को। इससे क्या पानी भी बचता है और एक वेस्टेज नहीं होती पानी की, ठीक है। और जितना जरूरत होती है पानी की उतना पानी यूज होता है। एक होता है ड्रॉपिंग सिस्टम। ड्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, सेम एज स्प्रिंकलर सिस्टम। पानी आया, ऊपर गया, ठीक है, यहां ड्रॉप करके गिरता रहता है। फ्रूट प्लांट्स में बहुत यूजफुल है, सेम एज स्प्रिंकलर सिस्टम, सेम एडवांटेजेस एज स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें पानी की बहुत बचत होती है। और इन स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रॉपिंग सिस्टम को हम वहां यूज करते हैं जहां पानी की बहुत कमी होती है। भाई इतना पानी तो है नहीं ट्यूबवेल में बहता रहे, उससे कई बार ट्यूबवेल वाले पानी से क्या होता है, कई बार जिस नाली में होके बह रहा है, सपोज करिए ये वे है इसका पानी का, ट्यूबवेल वाले पानी का, इस नाली में होके बह रहा है, यहां से नाली टूट गई, अब ये जहां नहीं जाना चाहिए वहां चला गया, इतना पानी तो वेस्ट हो गया। बहुत स्पीड से आता है उसमें पानी ना, तो उतना पानी तो वेस्ट हो गया, तो वेस्टेज ऑफ वाटर हो गई। और अगर ओपन ये चैनल है, ओपन है, तो इसमें इवेपोरेशन ऑफ वाटर भी होगा, जिससे वाटर वेस्टेज होगी, पानी इवेपोरेट होता रहेगा सूरज की गर्मी से, तो वो वाटर वेस्टेज होगी। आजकल क्या करते हैं खेतों में, इसको एक पाइप से ले जाते हैं, ओपन पाथ से ले जाने की बजाय, ओपन नाली से ले जाने के बजाय पाइप से ले जाते हैं, उससे कम से कम इवेपोरेशन ऑफ वाटर नहीं होगा। और जैसे इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, नाली टूट गई, तो यहाँ से पानी बह गया इधर उधर, जहां नहीं जाना चाहिए वहां चला गया, तो उससे वाटर वेस्टेज नहीं होती पाइप लगाने से, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो विद इन द क्रॉप के बीच में अनडिजायरेबल प्लांट्स जिनकी हमें जरूरत ही नहीं, लाइक दीज एक्ट लाइक अ टेररिस्ट फॉर द क्रॉप, टेररिस्ट या थीव्स फॉर द क्रॉप। द बेस्ट वर्ड इज थीव्स। व्हाई? बिकॉज दे compete with crops for nutrients, water, growing। ये होता क्या है, जैसे ये प्लांट्स हैं, ये सॉइल की लेयर है, ये प्लांट है, क्रॉप हमने लगाई है, सपोज करो वीट क्रॉप है, ये हमने क्रॉप लगाई, इसमें वीट्स लगने स्टार्ट हुए। भाई इनको भी तो बढ़ने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, तो ये क्या करते हैं, जो चीज इसको मिलनी चाहिए थी, प्लांट्स को मिलनी चाहिए थी, वो हमारे वीड्स भी ले रहे हैं, वो वीड्स ले रहे हैं। मान लीजिए कोई 10 यूनिट में इसको मिलनी चाहिए थी,
यहाँ वीड्स है, 5 यूनिट में मिल रही है, 5 यूनिट्स ये वीड्स ले रहे हैं, तो इसको तो 5 मिली है, मिलनी चाहिए थी कितनी 10। तो वीड्स क्या करते हैं, जो प्लांट्स को मिलने वाले, एक तरह से थीफ है ये, प्लांट्स को मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल्स, इनको ये ले लेते हैं, नॉट द होल पार्ट बट सम पार्ट, थीफ कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, थीफ है ये। तो इसलिए इनको छुटकारा, थीफ से छुटकारा जरूरी है, तो इनसे भी छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको कैसे, इससे कैसे छुटकारा पाया, इनसे कैसे बचा जा सकता है वीड्स से? सबसे पहले तो जब हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर रहे होते हैं, तो प्लोइंग के टाइम पे, प्लो से इसको, जो मिट्टी को खोदते हैं, मिट्टी को पलटते हैं, गेटिंग ओवर द सॉइल एंड ब्रोकन और लूजन द सॉइल, उस टाइम पे वीड्स जो होते हैं ये अपरूट हो जाते हैं, अपरूट द वीड्स, वीड्स अपरूट हो जाते हैं, और अपरूट से ये सॉइल में मिक्स हो जाता है और सूख के ये सॉइल को न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो दे देते हैं। ठीक है, जैसे चोर पकड़े जाते हैं, तो चोर के पास से क्या होता है, जो सामान मिलता है वो बांट दिया जाता है, जिसका सामान होता है, जिसने रिपोर्ट लगाई तो उसको बांट दिया, तो गवर्नमेंट के अकाउंट में आ जाता है वो। तो ऐसे ही वीड्स का क्या होता है, जब अपरूट करते हैं वीड्स को एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लोइंग के टाइम पे जब वीड्स को अपरूट करते हैं तो अपरूट हो जाते हैं और सॉइल में ही मिक्स हो जाते हैं और सॉइल को अपने न्यूट्रिएंट्स जो भी होता होगा वो दे देते हैं। एक तो ये है, और एक मैनुअली भी इनको, जब क्रॉप ग्रो कर गई, अब तो प्लोइंग नहीं कर सकते, प्लोइंग करेंगे तो सारी जो क्रॉप है वो अपरूट हो जाएगी, तो उस टाइम इसको मैनुअली खुरपी से या किसी और, खुरपी क्या होती है आपको पता होगा, खुरपी इस टाइप का होता है, खुरपी है, यहाँ से मिट्टी, आयरन का पार्ट होता है और इससे मिट्टी को हटाते हैं, गड्ढा करते हैं छोटा मोटा, तो इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से हम अपरूट करते हैं मैनुअली। और एक जो आजकल मोस्टली यूज करते हैं, अब एक चीज और बीच में आपको बताता हूं, जो गेहूं होता है तो उसमें जो वीड्स होते हैं, वो गेहूं के टाइम पे वीड्स मोस्टली बथुआ होता है, जिसको सर्दियों में खाते हैं, पत्तेदार सब्जी होती है, हरी पत्तेदार सब्जी जिसको हम खाते हैं, वो वीट की फसल के बीच में, क्रॉप के बीच में उगाता है अपने आप, अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट है, अपने आप उगाता है, तो उसको हम खाते हैं, उनको अपरूट करते हैं, तोड़ते हैं, जो फार्मर्स है उसको बेचते हैं बाजार में और वो खाते हैं, हम लोग सब्जी बनाते हैं, उसका साग बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, उसको बॉईल करके, उसको काट के, तो वो एक फायदेमंद चीज है, पर जरूरी नहीं हर वीट फायदेमंद हो। ठीक है, यूजफुल हो हर वीट। तो और आजकल क्या यूज करते हैं वीट को हटाने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, वीडीसाइड्स, स्प्रे ऑफ केमिकल्स, वीडीसाइड्स बोलते हैं उस केमिकल्स को, वीडीसाइड बोलते हैं। ये क्या होता है, वीडीसाइड स्प्रे करने से जितने भी वीड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं सारे वीड्स, और डेड होकर उनके प्लांट्स सॉइल में मिल जाते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स सॉइल को दे देते हैं। तो वीडीसाइड का आजकल ज्यादा यूज करते हैं। वीडीसाइड में क्या केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि वो केमिकल है और हार्मफुल केमिकल है, तो जब उसको स्प्रे करते हैं फार्मर्स तो मुंह पर कपड़ा बांध देते हैं, मुंह और नोज को इस तरह से कवर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉथ, सो दैट इट्स वेपर्स डू नॉट गेट इनटू देयर एयर पाइप। ठीक है, वेल ब्रीथिंग। तो इस तरह से उस वीडीसाइड से बचते हो। और वीडीसाइड का यूज तब करते हैं जब जो वीड्स हैं उसमें फ्लावर आने से पहले, फ्लावर या उसका फ्रूट आने से पहले उस वीडीसाइड को स्प्रे कर देते हैं, और एक बार स्प्रे करने के बाद एक फिर दूसरे थोड़े इंटरवल के बाद फिर स्प्रे कर देते हैं, और उससे सारे वीड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हमारी फसल जो क्रॉप है वो वीड्स के से प्रोटेक्ट हो जाती है। इस तरह वीडीसाइड का यूज करते हैं। आजकल मोस्टली स्प्रे से ही यूज करते हैं। और वीडीसाइड जो वीड्स होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं, कुछ वीड्स, जैसे अब वीड्स हो गए क्रॉप में, अब एनिमल्स गए क्रॉप में, उस वीड को खाना शुरू किया, तो कुछ वीड्स पॉइजनस भी होते हैं, फॉर ह्यूमंस भी पॉइजनस होते हैं। पॉइजनस ये नहीं कि हर पॉइजन आदमी या एनिमल को जान से मार दे, कुछ पॉइजन मतलब कि जो हमें नुकसान पहुंचाए,
ठीक है, जो हमारे खुजली भी कर देगा, रैशेस भी कर देगा, खुजली कर देगा, या और भी कोई साइड इफेक्ट जिससे हमें हार्म होगा, वो पॉइजन होता है। ठीक है, तो वीड्स से बचने के लिए प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीडीसाइड इज nowadays used for the protection of weeds. Okay, अब आते हैं next is harvesting. हार्वेस्टिंग क्या है? When the crop is mature मतलब कि पूरी तरह तैयार हो जाए, when the crop is mature the cutting of crop is called harvesting. जब क्रॉप पूरी तरह मैच्योर हो जाए, जब मतलब कि पक जाए, नॉर्मल लेमन की लैंग्वेज में पकना, जब when the crop is mature the cutting of crop is called harvesting. Harvesting is done by sickle इस तरह से होता है, like a question mark, it is like a question mark. तो इसको इस तरह से काटते हैं सिकल। फसल काटने के बाद उसके ग्रेन्स को, जो जब क्रॉप काट ली, हार्वेस्ट कर ली, उसके ग्रेन्स को ड्राई किया जाता है, पहले सेपरेशन किया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम इट्स पैडी, तो उसको फ्रॉम इट्स ग्रेन्स, उसके ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं बाकी के उसके पत्तों से। वो किस लिए करते हैं कि जिससे कि सेपरेट हो जाए, उसको हम स्टोर कर सकें, और उसको ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं विनोइंग का। विनोइंग इज लाइक अ विंड में उसको इस तरह से डालते हैं, तो जो हल्के पत्ते होते हैं वो उड़ जाते हैं, हल्के पत्ते, हल्के जो उसके छिलके होते हैं जिसको बोलते हैं कवर, छिलके जो होते हैं वो उड़ जाते हैं और भारी जो ग्रेन्स है वो नीचे गिर जाते हैं, इसे विनोइंग बोलते हैं। थ्रेशर से भी उसको अलग किया जाता है, एक मशीन होती है थ्रेशर, उसमें ग्रेन्स को लिए पूरी क्रॉप को डालते हैं, फसल को पाइल करके गड्ढा बना के डालते रहते हैं, और वो ग्रेन्स को अलग करके जो उसका चारा होता है, फॉडर होता है, उसको बाहर फेंकती रहती है, भूसा जिसे बोलते हैं, तो उसको बाहर फेंकती रहती है, हस्क बोलते हैं उसको, तो उसको बाहर फेंक देती है और ग्रेन्स हमारे इकट्ठे हो जाते हैं। और जब ग्रेन्स इकट्ठे हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है स्टोरेज। जब हमारे ग्रेन्स हमें इकट्ठे हो गए तो उनको सबसे पहले किया जाता है ड्राई, सनलाइट में, सन की प्रेजेंस में ड्राई किया जाता है। ड्राई क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें मॉइस्चर रहता है शुरू में ना, मॉइस्चर रहेगा तो वो इनवाइट करेगा इंसेक्ट को इनवाइट करेगा मॉइस्चर, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से इंसेक्ट आते हैं और वो उसको ईट करना शुरू करेंगे, खाना शुरू कर देंगे, उसको हार्म करेंगे, उसको बेकार कर देंगे, फॉलो कर देंगे उसको, तो इसलिए इसको ड्राई किया जाता है। देन ड्राई, फर्स्ट ड्राई देन स्टोरेज। स्टोरेज कैसे होता है? गनी बैग्स में, ग्रेनरीज में या मेटल बिन्स में फार्मर्स उसको स्टोर करते हैं, या सिलोज में, जो बड़े बड़े फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स है वह इनके बड़े बड़े टैंकर्स बने होते हैं सिलोज टाइप, उसमें इनको स्टोर करते हैं। इसको प्रोटेक्ट भी करना होता है भाई, वहाँ भी तो इंसेक्ट एक्टिविटी हो सकती है, इनको प्रोटेक्ट करना होता है। जब घर में स्टोर करते हैं तो वहाँ कुछ केमिकल्स आते हैं, केमिकल की पिल्स आती हैं, उनको इसमें डाल देते हैं, उससे ये स्टोर रहते हैं, इंसेक्ट एक्टिविटी नहीं होती। या नीम के ड्राइड लीव्स के लीव्स डाल देते हैं, उससे कोई नुकसान भी नहीं होता और इंसेक्ट एक्टिविटी भी नहीं होती। पर बड़े बड़े जो ग्रेनरीज होते हैं उसमें क्या करते हैं, उसमें केमिकली ट्रीट करते हैं उसको। केमिकली ट्रीट क्या करते हैं? मोस्टली फ्यूमिगेशन करते हैं पूरे जितने भी ग्रेन्स हैं उसका फ्यूमिगेशन करते हैं। फ्यूमिगेशन मतलब एक चैम्बर बना देते हैं पूरा कवर्ड एयर टाइट चैम्बर होता है, उसमें फ्यूम्स इंसर्ट करते हैं। कोई भी जो गैस होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इटॉक्साइड हो गई, इटॉक्साइड इज वेरी पॉइजनस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब जाती है उसके अंदर, या मिथाइल ब्रोमाइड करते हैं इंसर्ट, गैसिंग करते हैं मिथाइल ब्रोमाइड से, तो कार्बन डाइऑक्साइड या मिथाइल ब्रोमाइड जाती है तो ये ऑक्सीजन लेवल 0 कर देती है और इंसेक्ट बिना ऑक्सीजन के डेड।
उसको कुछ आवर्स तक रखते हैं, कुछ 2-3 दिन तक रखते हैं, डिपेंड अपॉन द गैस एंड डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एंड डिपेंड अपॉन द नेसेसिटी। उसको फ्यूमिगेट करते हैं। फ्यूमिगेशन मतलब कि फ्यूम मतलब धुआं कर देते हैं अंदर। अब धुएं में तो अब कोई भी चैम्बर लीजिए, एयरटाइट चैम्बर लीजिए, उसको धुआं भर दीजिए, कोई भी लिविंग थिंग डालिए वो डेड हो जाएगी। धुआं मतलब कि नॉन ऑक्सीजन ना हो उसमें, तो उसको फ्यूमिगेट करते हैं। उससे जितने भी इंसेक्ट एक्टिविटी होती है वो डिस्ट्रॉय होती है, सारे इंसेक्ट डेड हो जाते हैं और वो हमारा ग्रेन्स लॉन्ग टाइम के लिए सेव हो जाता है। और कुछ जैसे फ्रूट्स होते हैं, इनको कैसे सेव रखते हैं? इनको गोडाउन्स में कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं। वहाँ टेम्परेचर इतना डिप करके रखते हैं कि इंसेक्ट एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। इंसेक्ट को भी जिंदा रहने के लिए 25 to 35 डिग्री अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर चाहिए, तो उसमें 0 के आसपास टेम्परेचर या माइनस में टेम्परेचर रखते हैं, जिसमें इंसेक्ट जिंदा नहीं रह पाता और वो इंसेक्ट मर जाता है। कोई इंसेक्ट लाइव नहीं रह पाएगा तो इंसेक्ट एक्टिविटी नहीं होगी। इस तरह से जो फार्मर्स होते हैं अपने ग्रेन्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को लॉन्ग पीरियड के लिए बचा के रखते हैं, जिससे कि हम लोगों के खाने के काम आ सके, हम लोग यूज कर सके, हम देश का पेट भर सके, कोई भूखा न सोए। इसलिए हमारे फार्मर्स बहुत मेहनत करते हैं खेतों में, और हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए कि जो वो खेतों में उगा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन में रात को सर्दियों में हम लोग घरों में सो रहे होते हैं पर वो अपने खेतों में पानी लगा रहे होते हैं। जानवरों से खेतों की रक्षा कर रहे होते हैं कि जिससे जानवर आके उनकी फसल बर्बाद न कर दें। गर्मियों में फसल में आग न लग जाए, फसल ड्राई हो गई तो उसमें पानी देना है, गर्मियों में फसल में पानी देना है, खेती करना है, बहुत मेहनत लगती है इस समय में। हम लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए। हम लोगों को सम्मान कैसे कर सकते हैं? जो भी हम खाना खाते हैं सिर्फ अपनी थाली में उतना लेना चाहिए, अपने प्लेट में उतना ही खाना लेना चाहिए कि हम वेस्ट ना कर सकें। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे अभी भी इंडिया में हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता है, बेचारे भूखे सोते हैं, उनको खाना नहीं मिल पाता, बहुत से लोग ऐसे। इसलिए हमें फूड का रेस्पेक्ट करनी चाहिए, फार्मर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। हम उतना ही खाएं, उतना ही अपनी प्लेट में लेके एक अन्न का दाना भी, एक चावल का दाना भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो दैट कि अगर हम जो वेस्ट कर रहे हैं वो हम बचाएंगे, पता नहीं किसके लिए काम आएगा वो, इसलिए हम उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। खाना को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा। अब जल्दी इसका क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट, इसी में ऐड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन पेपर होगा और एक छोटा सा टेस्ट होगा, ठीक है? ओके, गुड बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।